दोस्तों नमस्कार, मैं इंद्रेश उत्कर्ष सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्कर्ष अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए जो अलग अलग तरह के कोर्सेज वो चलाते हैं, जिसमें आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में बैठ करके एक उच्च गुणवत्ता की शिक्षा को ग्रहण करते हैं, उसको और लाभकारी बनाने के लिए आपके लिए उसको और विस्तृत आयाम देने के लिए, जिससे आप अपने परीक्षा में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें, एक अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर के रिवीजन प्रोग्राम लेकर के आया है। उसी रिवीजन प्रोग्राम की कड़ी में मैं आपको भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के माध्यम से पूरे कोर्स को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, जो पहला सवाल होगा वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। प्लीज लुक एट हियर। देखें, पहला सवाल है, ये कह रहा है कि भारत ने हाल ही के वर्षों में ब्याज दर घटाने की नीति अपनाई है। ब्याज दर मतलब होता है कि जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई चार्ज करता है कॉमर्शियल बैंकों से, और उसके परिणाम स्वरूप जो कॉमर्शियल बैंक अपने उपभोक्ताओं पे चार्ज करता है कि नीति अपनाई है। इसके परिणाम स्वरूप बचत आय अनुपात में कमी आई है, बचत का वित्तीय स्वरूप में प्रवाह कम हो गया है, भविष्य में सार्वजनिक ऋण का भार कम हो जाएगा। एग्जैक्टली, जब कम होता है तो ऋण की लागतें कम हो जाती हैं। निजी क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहित हुआ है। देखें, जब भी ब्याज की दरों में कमी की जाती है तो उससे ऋण की लागत कम हो जाती है, और ऋण की लागत जब कम होती है तो ऋण का भार क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। और इसके कारण क्या होता है कि लोग कम ब्याज की दरों से आकर्षित होकर के ज्यादा ऋण लेते हैं, और इससे निजी निवेश बढ़ता है। तो हमारा 3 और 4 के रूप में जो विकल्प होगा वो सही होगा। विकल्प हमारा सही हो रहा है बी। दोस्तों, जो दूसरा सवाल है आपके सामने, केंद्रीय बैंक खुले बाजार की क्रियाओं में किसका क्रय विक्रय करता है। तो दोस्तों, जो खुले बाजार की क्रिया होती है उसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। यह जो है तरलता समायोजन का एक परिमाणात्मक तरीका होता है, क्वांटिटेटिव मेथड्स होता है, जिसमें आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता की मात्रा को प्रभावित करता है। उत्तर आपका डी होगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन कहा गया है, स्टेटमेंट कहा गया है, दूसरे को कारण कहा गया, आर कहा गया है। तो इसमें हम पढ़ते हैं क्या है भाई, कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि आर्थिक समृद्धि का द्योतक है। सही बात है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि उत्पादन बढ़ रहा है। अगर उत्पादन बढ़ रहा है तो नेशनल इनकम बढ़ रही है। पहली बात तो इनका स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रीय आय की वृद्धि आवश्यक रूप से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को नहीं दर्शाती है। यह भी सही है। कारण यह है कि जो पर कैपिटा इनकम होता है वो टोटल नेशनल इनकम में पॉपुलेशन से भाग करके मिलता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस रेट से, जिस दर से नेशनल इनकम में वृद्धि हो रही है, उसी रेट से, उसी दर से पॉपुलेशन भी में वृद्धि हो रही हो। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि नेशनल इनकम में वृद्धि हो बट पर कैपिटा इनकम न बढ़े। देखें, जो पर कैपिटा इनकम होता है वो नेशनल इनकम बटे पॉपुलेशन होता है। तो जिस दर से ये बढ़ रहा है, अगर उसी दर से पॉपुलेशन भी बढ़ने लगे तो ये हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और एक कंडीशन और हो रही हो कि यह हमारा जो क्या हो वो स्थिर रहे, और किसी कारण से पॉपुलेशन क्या हो जाए, कम आ जाए, तब ये क्या हो जाएगा, तब उस दशा में ये इसमें कमी आ जाएगी। तो इसमें बी आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सत्य है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सही व्याख्या इसलिए नहीं कर रहा है कि वो ये नहीं बता रहा है कि जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है वो किस कारण से हो रही है। कारण ये नहीं दिया है, ये भी एक तथ्य दिया है। यह स्टेटमेंट एक तथ्य है। अगर इसका कारण होता तो नेशनल इनकम में वृद्धि के कारणों पर चर्चा होती। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि और भारत में औद्योगिक उत्पादन सकल सूचकांक, हाँ,
में 8 मूलभूत उद्योगों के सूचकांकों का संयुक्त भार 37.90 है, 37.09 और 90। निम्नलिखित में से कौन से उद्योगों को 8 मूल उद्योगों में, मतलब कोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में पूछ रहा है, तो किसको शामिल किया जाता है? सीमेंट को शामिल करते हैं, उर्वरक को शामिल करते हैं, वस्त्र उद्योग को नहीं शामिल करते, प्राकृतिक गैस को शामिल करते हैं और रिफाइनरी उत्पाद को करते हैं। तो 1, 2, 4 और 5 ऐसा कुछ होगा, 1, 2, 4 और 5। तो हमारा विकल्प ये सही होगा। चलिए, निम्नलिखित पर हमें विचार करना है। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। कह रहा है कि भाई केंद्र सरकार द्वारा भारत आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, तो बात एकदम सत्य है। भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देशित करने का अधिकार देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आरबीआई एक्ट 1934 और रेगुलेटिंग एक्ट 1949 से इस तरह के कुछ बातें निकल करके आ सकती हैं। तो ये अपन लोगों का स्टेटमेंट गलत है। आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार पावर आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। सच बात है। तो हमारा 1 होगा और 2 होगा। तो 1 और 2 वाला आंसर कुछ इस तरह का दिया गया, तो हमारा आंसर बी 1 हमारा सही हुआ। ठीक है ना? तो बच्चों, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखें, दिया है कि आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक रिसेशन के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? तो देखिए, जो आर्थिक मंदी होती है उसमें लोगों की डिमांड कम हो जाती है और मांग कम हो जाती है। और अगर मांग को बढ़ाना है, मांग को पुश करना है, तो निवेश करना पड़ेगा। और निवेश कौन करता है? सरकार करती है इस प्रारंभिक दौर में, क्योंकि वो शुरू में क्या करती है, आकर के पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है। तो देखिए, इसमें दिया हुआ आंसर बी कि सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि होगी। और जब परियोजनाओं में वृद्धि होगी तो इसका मतलब सरकार निवेश को पुल कर रही है, पुश कर रही है। निवेश क्या करता है? उत्पादन को, प्यारे बच्चों, बढ़ाता है। और अगर उत्पादन बढ़ता है तो लोगों को रोजगार मिलता है, यानी रोजगार बढ़ता है। रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की आय भी बढ़ेगी, और आय जब बढ़ेगी तो मांग बढ़ जाएगी। और जब मांग बढ़ती है तो ये उत्पादन को फिर बढ़ाती है, और बढ़ती हुई उत्पादन की प्रणाली आय का सृजन करती है, रोजगार का सृजन करती है, और अर्थव्यवस्था मंदी से निकल जाती है। अगला देखते हैं, निम्न में से किस किस परिस्थितियों में पूंजीगत लाभ हो सकता है? पूंजीगत लाभ का मतलब यह हो गया कैपिटल गेन। कैपिटल गेन किससे हो सकता है? तो दिया है कि जब किसी उत्पाद के विक्रय में वृद्धि हो। नहीं, विक्रय में वृद्धि का मतलब नहीं है, मूल्य में वृद्धि होना चाहिए। जो पूंजी लाभ होता है वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर के बराबर होता है। तो जब कीमत बढ़ती है ना, तो क्रय मूल्य की अपेक्षा विक्रय मूल्य जब ज्यादा होता है तो ज्यादा पूंजी लाभ की स्थिति बनती है। तो पहला तो नहीं होगा। दूसरा हमारा है, जब किसी संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि हो। एग्जैक्टली, जब कोई रंग चित्र खरीदे और उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण, देखिए, उसके मूल्य में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। तो हमारा होगा 2 और 3, ऐसा कुछ दिया हुआ है। हाँ, बी वाला ऑप्शन हमारा होगा। ठीक है ना? पूंजी लाभ का मतलब होता है विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। ठीक है ना? ये पूंजी लाभ होता है। और इन दोनों स्थितियों में होता हुआ दिख रहा है। इसमें हो सकता है कि स्थिर मूल्य के साथ वृद्धि हो, स्थिर मूल्य के साथ विक्रय बढ़े, तो यह स्थिति सपोर्ट नहीं करती है। आसान सा सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है। मानव विकास सूचकांक जो यूएनडीपी द्वारा 1990 से लगातार प्रकाशित किया जाता है, जिसमें जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की बात किया जाता है। तो उसमें हमारा जो आंसर क्या आएगा बताएं?
सी, जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, और ये हमारा जीएनपी आधारित होता है, ठीक है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल इनकम बेस्ड होता है ये। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में गरीबी मापन की निम्नलिखित समितियों को उनके गठन के आधार पर सही क्रम में देखिए। सी, रंगराजन समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, डीटी लकड़वाला समिति और वाई के अलग समिति। तो दोस्तों सबसे पहले ना 1977 में वाई के अलग समिति का गठन किया गया था। डीटी लकड़वाला 1989 में गठित किया गया था। दोस्तों जो सुरेश तेंदुलकर समिति थी वो 2004-5 में गठित की गई थी। ये हमारा 2004 और 2005 में गठित की गई थी, जबकि सी, रंगराजन समिति 2012 में समिति गठित की गई थी। तो हमारा आएगा 4, 3, 2 और 1, ऐसा कुछ है क्या? 4, 3, 2 और 1, ये हमारा सही होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, लारेंज वक्र के बारे में पूछा गया है। लारेंज वक्र के बारे में पूछा गया है। लारेंज वक्र जो है सापेक्षिक गरीबी को दिखाता है, रिलेटिव पॉवर्टी का मापन करता है गिनी गुणांक के माध्यम से। तो देखते हैं क्या कहा गया है। लारेंज वक्र द्वारा किसी देश में आय विषमता की गणना की जाती है, सही बात है। इस वक्र को 2005 में मैक्स ओ लारेंज द्वारा विकसित किया गया था, एकदम सही है। लारेंज वक्र जितना ही निरपेक्ष समता रेखा के पास होगा, आय की विषमता उतनी ही अधिक होगी। नहीं, देखिए लारेंज वक्र ऐसे बनता है और ये क्या है, इसी को कहा जाता है निरपेक्ष समता रेखा। निरपेक्ष समता रेखा होता है और इससे जितना दूर ये लारेंज कर्व जाएगा, लारेंज वक्र, ये दूरी जितना बढ़ेगी, ये वाली, इस दूरी में जितना वृद्धि होगी उतनी ही विषमता भी बढ़ेगी, उतनी ही आय की विषमता समाज के अलग अलग समूहों में बढ़ेगी। तो नंबर 1 और नंबर 2 सही होगा। ऐसा कोई विकल्प है तो विकल्प डी है। क्वेश्चन 11, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023, ठीक है ना, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के संदर्भ में कुछ बातें कही गई हैं और इसमें पूछता है कौन सा सत्य है। तो यह सूचकांक यूएनडीपी और ओपीएचआई द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है, सच बात है। इसकी थीम ऑन स्टेकिंग ग्लोबल पॉवर्टी डेटा फॉर द हाई इंपैक्ट एक्शन रखा गया है। तो ये हमारा दोनों सही है दोस्तों, ये दोनों विकल्प हमारे सही हैं। तो ऐसा कुछ है, हाँ सी है, देखिए सी। मानव विकास सूचकांक के बारे में दिया गया है कि मानव विकास सूचकांक के बारे में एक बार फिर से एक सवाल आपके सामने आया है। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, नहीं, ये यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2023-24 में सूचकांक में भारत की रैंकिंग 134 रही है, बहुत सही बात है, सही बात है। वैश्विक स्तर पर 2023-24 में सूचकांक में जीवन प्रत्याशा में गिरावट दर्ज की गई है। जो ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसमें गिरावट की गई है। तो ये हमारा विकल्प 2 और 3 सही होगा। 12 नंबर का ऐसा होगा कि 2 और 3, तो कुछ इस तरह का दिया, एग्जैक्टली द बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 13, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कह रहा है कि यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है, यह सही है। फिर कह रहा है इस रिपोर्ट में आइसलैंड शीर्ष स्थान पे, आइसलैंड नहीं है, इसमें हमारा है फिनलैंड, इसमें हमारा फिनलैंड इस पे शीर्ष पे। तो पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है। तो बड़ा सामान्य सी बात है भाई कि पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि आइसलैंड की जगह कौन सा है, फिनलैंड है। ओके, हाँ देखिए क्या कह रहा है,
अच्छा सवाल है ये, अच्छा सवाल है। देखें, कह रहा है कि सीमांत अस्थायी सुविधा के माध्यम से वाणिज्यिक बैंक अल्पकालिक स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार ले सकते हैं। एग्जैक्टली, दिस इज द ओवरनाइट लैंडिंग रेट, ठीक है ना, एक रात्रि उधार है ये। नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाता है। दोनों विकल्प सही होंगे, सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का कार्य है? तो मुद्रा जारी करती है। मौद्रिक प्राधिकरण नहीं, विदेशी मुद्रा का प्रबंधक है। पूंजी बाजार का नियामक, हाँ मौद्रिक प्राधिकरण, एग्जैक्टली ये हमारा सेबी करती है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो हमारा 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 सही होगा। एक, 2 और 3 सही होगा। सेबी। निम्नलिखित में से कौन से अप्रत्यक्ष कर हैं? देखिए, निगम कर प्रत्यक्ष कर है, ये होगा नहीं। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क भी अप्रत्यक्ष कर है। ये दोनों हमारे क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। तो हमारा आंसर होगा 2 व 3, 2 और 3, ठीक है। संपूर्ण कंसंट्रेशन के साथ हमको करना चाहिए सवालों को। चलिए, नेक्स्ट दिया हुआ जीएसटी के संदर्भ में बात कर रहा है कि जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जीएसटी को लागू किया गया था। नहीं, 101वां नहीं था, अरे 101 वो 100 नहीं था, वो 101वां संविधान संशोधन था और 122वां संविधान संशोधन बिल था वो। तो ये तो पहला सही गलत हुआ। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, एकदम सही है। शराब और पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया, ये भी सही है। तो हमारा सही होगा 2 और 3। पूछ रहा है कौन सा असत्य है? तो ये तो दोनों सत्य हैं। तो दोनों सत्य हैं, तो असत्य क्या होगा भाई? तो असत्य केवल एक होगा। तो हमारा आंसर आएगा 17 का ए, ठीक है। अठारह पे चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा से मौद्रिक नीति के उपकरण है? मौद्रिक नीति का मतलब होता है कि उस नीति के जिस नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता का नियंत्रण लगाया जाता है। तो देखिए, बैंक दर है, ठीक है ना, खुले बाजार का परिचालन भी है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सार्वजनिक राजस्व, नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। तो इसमें 1, 3 और 5, 1, 3 और 5, ये हमारा सही होगा। सार्वजनिक ऋण और राजस्व, ये हमारा किसका हिस्सा है? ये हमारा राजकोषीय नीति का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कोर सेक्टर में शामिल है? कोर सेक्टर मतलब जिसमें हम लोग, जिसको हम बोलते हैं 8 आधारभूत उद्योग इसमें शामिल होते हैं। आधारभूत उद्योग इसमें शामिल होते हैं। इसके संबंध में एक सवाल हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। तो उर्वरक होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सीमेंट होगा। तो 1 और 4, 1 और 4। और रैंप योजना के बारे में पूछा गया है कि जो RAMP योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करिए। यह न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित होता है। नहीं, ये जो हमारा वित्त पोषण है ये हमारा है विश्व बैंक के माध्यम से इसका पोषण किया गया है। तो
ये तो हमारा गलत हुआ। यह योजना एमएसएमई मंत्रालय के विभिन्न कोविड लचीलेपन और रिकवरी हस्तक्षेप का समर्थन करती है, सही बात है। इस योजना को केंद्रीय बैंक केंद्रीय बजट 2023 और 24 में प्रारंभ किया गया था। तो प्यारे बच्चों, जो इसका आंसर है अपना हमारा इस योजना की घोषणा, ये घोषणा जो है 2022 और 2023 में की गई थी। तो इसमें केवल, तो ये हमारा भी गलत होता है, तो इसमें केवल ऐसा विकल्प कुछ हो जिसमें 2 सही होगा। इसमें कोई विकल्प, हाँ बी वाला विकल्प सही है, ठीक है ना, बी विकल्प हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक WTO द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो है 42वीं रैंकिंग थी इसकी, भारत की रैंकिंग। पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो जो ये सूचकांक जारी किया जाता है, वो सूचकांक जारी किया जाता है यूएस चैम्बर के द्वारा। ये सूचकांक जो हमारा है ना, वो यूएस चैम्बर के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका मतलब है कि दोनों ये गलत हो गया, दोनों कथन हमारा गलत हुआ। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका विकल्प ना तो 1 सही होगा ना तो 2 सही होगा। तो ये हमारा पूछा कौन सा सत्य है, तो ना तो 1 ना ये हमारा जारी किया जाता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है। ये सवाल थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड है, ठीक है ना। तो इसमें जो रैंकिंग थी भारत की 42वीं थी। भारत में निम्नलिखित में से उन क्षेत्रों को छांटिए जिनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति नहीं है। तो दिया हुआ है परमाणु ऊर्जा, सैटेलाइट, निधि कंपनी और प्रिंट मीडिया। तो पूछ रहा है कि भाई इसमें किसमें जो है भारत में जो है इसमें कहां पर जो है एफडीआई की अनुमति नहीं है। तो परमाणु में नहीं है और निधि कंपनियों में नहीं है। कुछ इस तरह का विकल्प क्या है, 1 व 3, 1 और 3 विकल्प हमारा बी सही होगा, 1 और 3, ठीक है। दे रहा है कि वित्त वर्ष 2023 और 24 के संदर्भ में भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह में देशों का सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे ज्यादा जो हमारे यहां एफडीआई आया है दोस्तों, वो मॉरिशस से आया है, मॉरिशस से आया है, फिर सिंगापुर से आया है और यूएसए से आया है। मॉरिशस, सिंगापुर, यूएसएस, मॉरिशस, यूएसएस, हाँ मॉरिशस, सिंगापुर और यूएसए से ये हमारा आया हुआ है। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। तो समग्र जल प्रबंधन सूचकांक भी जारी किया जाता है, एसडीजी इंडिया सूचकांक भी जारी किया जाता है। तो 1 और 2, 24 का प्यारे बच्चों 1 और 2, ठीक है। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नेशनल इनकम का जब भी सवाल आता है तो आसानी सवाल होता है। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है कि भारत में राष्ट्रीय आय की प्रथम बार गणना दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था, सही बात है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, तो यह भी सही है। तो उत्तर हमारा 1 और 2 सही होगा, ठीक है। थोड़ा गला खराब हो गया है,
अगला देखते हैं। ये न्यूनतम समर्थन कीमतों के बारे में पूछ रहा है कि न्यूनतम समर्थन कीमत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। ये कह रहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी, नोडल एजेंसी नहीं है ये, CACP द्वारा क्या किया जाता है, इसकी संस्तुति की जाती है, और CCEA के द्वारा क्या किया जाता है, इसका अनुमोदन किया जाता है। तो ये तो गलत है। राष्ट्रीय किसान आयोग के अनुसार MSP उत्पादन लागत से 50 कीमत अधिक होना चाहिए, सही बात है। कृषि लागत और मूल्य आयोग 23 फसलों के लिए MSP की सिफारिश करता है, तो ये भी सही है। 23 फसलों के लिए करता है और प्लस गन्ने के लिए क्या करता है, गन्ने के लिए वो करता है 23 + 1 होता है, ये 23 + 1 होता है, और एक में क्या था, गन्ना के लिए FRP की घोषणा की जाती है। तो इसमें 2 और 3 होगा। चलिए 26 में चलते हैं। ऑपरेशन ग्रीन्स के बारे में दिया हुआ है, ऑपरेशन ग्रीन्स के बारे में दिया हुआ है कि पूछ रहा है कि ऑपरेशन ग्रीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य किसान उत्पादन संगठन, प्रसंस्करण सुविधाओं और कृषि उपज के प्रबंधन को बढ़ावा देना है, सही बात है। यह टमाटर, प्याज और आलू के संगठित विपणन पर केंद्रित है, दोनों सही है। लेकिन पूछ रहा है कौन सा असत्य है। अब देखो घुमा दिया इसने, ये पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है, तो कौन सा असत्य होगा, तो दोनों में से कोई असत्य नहीं है, तो आंसर होगा न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पीली क्रांति, तिलहन, स्वर्ण क्रांति, गोल्ड रिवॉल्यूशन बागवानी, लाल क्रांति मत्स्य नहीं, मांस से होता था, सिल्वर क्रांति उर्वरक नहीं। तो इसमें केवल 2 सही होगा, पीली और स्वर्ण, ये सही है और ये सही है। केवल 2 होना चाहिए, केवल 2 युग्म सही हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण के संदर्भ में, ये बजट के बारे में पूछ रहा है, वार्षिक वित्तीय विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में, सही बात है। पूंजीगत प्राप्तियां सरकार द्वारा लिया गया ऋण होती है, सही बात है। पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप सरकार की संपत्ति का सृजन नहीं होता है, होता है भाई, पूंजी निर्माण करता है ये। तो 1 और 2। पूछ रहा है कौन सा असत्य है, तो केवल 3। ये बड़ा एक जादुई सत्य है कि पूरा पढ़िए तभी समझ में आएगा। पूछ रहा है कौन सा असत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेयर बाजार में कंपनियों द्वारा बाजार में जारी किए गए वित्तीय प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है, एग्जैक्टली यहां शेयर का क्रय विक्रय किया जाता है, 1 सही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क सेंसेक्स है, नहीं स्टॉक एक्सचेंज है, इसका स्टॉक एक्सचेंज है, तो हमारा केवल 1 सही होगा। सेबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सेबी के बारे में पूछ रहा है, तो यह एक वैधानिक संस्था है, इसके 2 क्षेत्रीय कार्यकाल हैं। इसका मुख्य कार्य प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण और प्रतिभूति बाजार का विकास करना। एकदम सही है कि ये क्या करता है कि अगर आप निवेश करते हैं तो आपके निवेश को क्या करता है, ये संरक्षण प्रदान करता है। और क्षेत्रीय कार्यालय 2 नहीं है, मुंबई में इसका कार्यालय है, तो 1 और 3 डी हमारा सही होगा। ठीक है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ये आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, ये अर्धवार्षिक रिपोर्ट होती है, अर्धवार्षिक रिपोर्ट होती है ये। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। योजना अंतर्गत वर्ष 2020 की खरीफ फसल से सभी किसानों के लिए नामांकन 100% स्वैच्छिक किया गया है, सही बात है। बीमा कंपनियों को अब सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों पर एकत्रित कुल प्रीमियम का 0.475% खर्च करना होता, नहीं ये 0.5% है। तो पूछ रहा है कौन सा असत्य है, तो केवल 2 असत्य है।
33 का बी। (34) निम्नलिखित में से कौन सा से कारक विश्व खुशहाली रिपोर्ट के कारकों में सम्मिलित नहीं है? कौन से कारक हैं जो विश्व खुशहाली सूचकांक का जो कारक होता है उसमें सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो शामिल है, बीमा नहीं शामिल है, उदारता भी शामिल है, व्यय नहीं शामिल है। तो अपन लोगों का आंसर होना चाहिए 3 व, पूछ रहा है शामिल नहीं है, 3 व 5, तो सी हमारा सही होगा। ठीक है, 34 पे आते हैं। भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक के बारे में पूछ रहा है भाई, भुगतान बैंक के बारे में पूछ रहा है। तो भुगतान बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी, सही बात है। भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता है। भुगतान बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय सेवा गतिविधियां शुरू करने के लिए सहायक कंपनियां स्थापित कर सकता है। दोस्तों, जो इसका उत्तर होगा वो होगा केवल 1 और 2। इसका जो उत्तर होगा केवल 1 और 2 होगा, स्थापित नहीं कर सकता है। 1 और 2 ऐसा कोई, हाँ 1 और 2। 35 का जो आंसर होगा वो होगा 1 और 2। 36, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां हैं? नेशनल इनको कैसे मेजरमेंट किया जाता है उसकी कौन सी विधियां हैं? तो दोस्तों, उत्पाद विधि है, आय विधि है और व्यय विधि है। तो 1, 3 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह वित्त मंत्रालय के अधीन है। नहीं, यह जो है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और ये जो है ना प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और जो कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रिया सॉरी थोड़ा सा एक मिनट। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। इसके एक अध्यक्ष और एक सचिव और 4 सदस्य होते हैं, सही है। प्रधानमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं, नहीं, तो केवल 2। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो गोवा, सिक्किम और दिल्ली। हाँ, गोवा, सिक्किम और दिल्ली। दोस्तों, राजकोषीय नीति का निर्माण और कार्यान्वयन कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है। दे रहा है केंद्रीय बजट 2023 और 24 के संदर्भ में कौन से युग्म सही हैं? तो राजस्व घाटा 2.9% है, राजकोषीय घाटा 5.9% है, प्रभावी राजस्व घाटा 1.7% है और जबकि प्राथमिक घाटा 2.3% है। तो इसमें हमारे यहाँ सही होगा 1 और 2, ये दोनों हमारे सही होंगे। तो कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो केवल 2, ये हमारा बी होगा। मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में ये पूछ रहा है, कथन है, कह रहा है कि मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौद्रिक नीति समिति भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्थापित एक वैधानिक संस्थागत निकाय है, सत्य है। इसका निर्माण 2017 में नहीं हुआ था, 2016 में हुआ था,
सितंबर 2016 में, दो गलत है। एमएसपी मुद्रास्फीति दर के 4% प्लस 2 से 6% की सहनशीलता सीमा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्याज दर का निर्माण करती है। 1 और 3 सही होगा, ये सही है। 42, निम्नलिखित में से ब्रॉडबैंड विलेज योजना, तो ये जो भारत के सीमावर्ती राज्य थे, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, जो सीमावर्ती जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य थे, उन्हीं को डेवलपमेंट करने की योजना है। तो सीमावर्ती गांवों के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ये किया गया है। 42वां देखें, ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है कि मैरीन बेस्ड इकोनॉमी, सागरीय संसाधन, सागरीय संसाधन आधारित अर्थव्यवस्था। तो ब्लू इकोनॉमी अंतरिक्ष कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करती है, एकदम नहीं। इस अवधारणा को गुंटर पाउली ने वर्ष 2000 में प्रेस किया था, एकदम सही है। तो केवल 2 सत्य है। हरित लेखांकन के बारे में पूछ रहा है, हरित लेखांकन के बारे में पूछ रहा है। हरित लेखांकन, ग्रीन अकाउंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरित लेखांकन में राष्ट्रीय उत्पाद की अभिवृद्धि में प्रयुक्त हुए प्रकृति प्रदत्त संसाधनों को 6 लागतों को राष्ट्रीय आय में से घटाया जाता है। सच्ची बात है। इसमें जो क्या होता है कि जब आप प्रोडक्शन कर रहे होते हैं और उससे जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, उसकी लागत को घटा देते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ति हेतु किए गए प्रयासों को लाई आई लागतों को भी सकल घरेलू समायोजित नहीं किया जाता, नहीं किया जाता है। तो इसका केवल एक सही होगा। 44 का ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी के प्रकार के अंतर्गत सीमांत उत्पादकता शून्य होती है? सीमांत उत्पादकता के शून्य होने का मतलब कि जो लोग काम कर रहे हैं उनसे उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है। और ये जो अवधारणा है दोस्तों, वो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि होता है उसमें पाया जाता है। और उसको हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उत्तर बी होगा आपका। प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान 55 रुपए से 200 रुपए तक होता है। मतलब 55 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक हम क्या कर सकते, इसमें जो है योगदान किया जाता है। और उसके संदर्भ में आपको यह बताना है भाई कि इस योजना के तहत लाभार्थी द्वारा मासिक 50% अंशदान किया जाए। अंशदान देय है, सत्य है। 60 वर्ष की आयु के पश्चात लाभार्थी 6000 रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार है। नहीं 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 नहीं, 6000 रुपए नहीं भाई, ये 3000 रुपए है। जिसने भी सवाल बताया है, सावधानी हटाई और दुर्घटना घटी। बहुत अच्छा सवाल बनाया गया है। उत्तर होगा 1 और 2, 1 और 2। डिजिटल सर्विस टैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। डिजिटल सर्विस टैक्स 2021 में लाया गया था और वो कंपनियां जो भारत में जो वार्षिक कारोबार जिनका 2 करोड़ रुपए से ऊपर होता था, उस पर 2% का कर देना होता था उन कंपनियों को। इस कर को भारत में 2021 में प्रारंभ किया गया। इसमें किसी विदेशी ई कॉमर्स कंपनी का वार्षिक कारोबार 2 करोड़ से अधिक हो तो 5% नहीं, मैंने बताया 2%। डिजिटल सर्विस टैक्स, एक्चुअली जो डिजिटल सर्विस टैक्स था ना, जब वो लाया गया तो डिजिटल सर्विस टैक्स के साथ ये क्या हुआ कि मतलब एक विवाद छिड़ा कि भाई इससे अमेरिका और भारत के संबंधों में, क्योंकि जितनी भी डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनियां थी मेनली वो अमेरिका से थी। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा असत्य है? तो इसमें असत्य केवल एक होगा, केवल 2, ये असत्य है। 47 का बी।
थोड़ा सा इसको एक बार फिर से देखते हैं। डिजिटल सर्विस टैक्स, दोस्तों ये जो डिजिटल सर्विस टैक्स है ये 2020 का है, हाँ तो ये गलत है, और 2% का, तो इसमें दोनों गलत होगा दोस्तों। ये 2020 का है क्योंकि उसके पहले हमने प्रारंभ किया था गूगल टैक्स, उसके पहले गूगल टैक्स प्रारंभ किया था, ठीक है। तो इसमें ये दोनों गलत हैं, ये दोनों गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 48, स्वतंत्र भारत का प्रथम वर्ष 1947 में प्रस्तुत किया गया था, 45 में नहीं, तो ये तो गलत है। विलियम एकवर्थ समिति की सिफारिश पर आम बजट और रेल बजट को अलग अलग पेश किया गया, सही बात है। केंद्रीय बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है, सही बात है, क्योंकि यह राजकोषीय नीति का हिस्सा होता है बजट, जिसको हम वार्षिक वित्तीय विवरण करते हैं। और इस वार्षिक वित्तीय विवरण की विशेषता ये होती है ना कि इसमें आगामी वर्षों के एक्सपेक्टेड यानी एस्टिमेटेड इनकम, रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर की बात की जाती है। तो 2 भी सही होगा और 3 भी सही होगा। ई वे बिल वर्ष 2020 में लागू किया गया था। इस बिल की आवश्यकता 50,000 रुपए से अधिक मूल्य की वस्तु को 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक ले जाने की होती है। एक्चुअली ये जीएसटी का हिस्सा होता है, इट इज द पार्ट ऑफ जीएसटी। तो ये जो वर्ष 2020 है ये गलत है, ये 2018 में प्रारंभ किया गया था, ये हमारा सही है। तो कौन सा सत्य होगा? केवल 2 सत्य होगा। आंसर हमारा होगा 49 का 2। 50 नंबर के सवाल पे चलते हैं। भारत में आयात करने वाले देशों का सही अनुक्रम है, भारत से आयात तो यूएसए एग्जैक्टली, यूएई और नीदरलैंड नहीं, दूसरा नहीं होगा, चीन नहीं, यूएसए, चीन, नीदरलैंड नहीं, ये हमारा सही होगा ए, यूएसए, यूएई और चीन, नीदरलैंड, सॉरी। 51, सर्वाधिक रेमिटेंसेस भारत का कहां से आता है? तो सर्वाधिक रेमिटेंसेस भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका से आता है। रेमिटेंसेस का मतलब होता है कि जो लोग भारत के वहां गए हैं वो अपने परिजनों के लिए जो पैसे भेजते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट होता है। सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें निवेश राशि न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष होती है। 10 वर्ष या उससे कम उम्र की बालिका के माता पिता या अभिभावक ही इस योजना के तहत खाता खोलते हैं। इस योजना की परिपक्वता अवधि 21 वर्ष होती है। तो इसमें जो आंसर होगा 52 का, प्यारे बच्चों गले की खराबी 1 और 2। निम्नलिखित में से निम्न में कौन सा से लेखांकन के उपकरण है, अकाउंटिंग के उपकरण है? तो ट्रेडिंग अकाउंटिंग ये भी है, प्रोपोर्शनल एनालिसिस ये भी है, फंड फ्लो ये भी है, कैश फ्लो ये भी है, तो सभी होंगे। 54, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है किसके बारे में? ये बोल रहा है जीडीपी के बारे में। तो कह रहा है कि यह एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर अंतिम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, सही है। यह एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं, नो 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 नो, तो केवल एक सही होगा, 54 का ए। शैडो बैंकिंग के बारे में पूछ रहा है। शैडो बैंकिंग का मतलब होता है वित्तीय लेन देन और जो एनबीएफसी कंपनियां होती हैं वो जो कार्य करती हैं। तो जहां भी एनबीएफसी होगा वो आपका सत्य हो जाएगा। हाँ ये है वित्तीय लेन देन और गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ की अन्य गतिविधियां, ये हमारा सही होगा। शैडो बैंकिंग, शैडो बैंकिंग जो है एनबीएफसी के द्वारा किया जाता है। भारत में राजकोषीय नीति निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये दोबारा प्रश्न पूछा गया है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आर्थिक उदारीकरण, भारत में आर्थिक उदारीकरण किसके द्वारा शुरू किया हुआ है? तो हमने लाइसेंसिंग जो प्रक्रिया थी उसको उदार बनाया।
तो औद्योगिक लाइसेंसिंग में उदार बदलाव के साथ शुरू किया गया था ये। मानव विकास सूचकांक किस आधार पर जारी किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, सच बात है, प्रति व्यक्ति आय ये भी है, जीएनपी आधारित, और सभी उपरोक्त सभी होगा। आयात निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को हम सीमा शुल्क कहते हैं, और अब ये केवल किस पे लगाया जाता है? आयात पर। ये आयात पर लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करता है ना कि सभी आय समूहों पर समान शुल्क लगा देता है। उन सभी आय समूहों के लिए समान दरें ली जाती है। सही बात है, मतलब कर की दरों को एक समान कर दिया जाता है, वो बढ़ती नहीं है। आगे देखते हैं, ऋण अदायगी को माना जाता है। ऋण अदायगी, ऋण अदायगी, ऋण अदायगी, ऋण अदायगी, तो ये हमारा पूंजीगत व्यय होता है। ये ऋण अदायगी दोस्तों हमारा पूंजीगत व्यय होता है। ये हमारा दायित्वों में कमी लाने वाला व्यय होता है। दायित्वों में कमी लाने वाला पूंजीगत व्यय होता है। नेक्स्ट, जीएसटी परिषद के संदर्भ में कौन से विकल्प सही हैं? जीएसटी परिषद की बैठक हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या के 50% की उपस्थिति से होती है। जीएसटी परिषद के निर्णय के लिए 75% वोट अनिवार्य होते हैं। जीएसटी हेतु सामूहिक दरों के विषय में सिफारिश की जाती है। लगभग सभी विकल्प सही हैं, सारे विकल्प हमारे क्या हैं? सही हैं। निरपेक्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि दर दिख रहा है। निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि दर आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेतक नहीं है। यदि औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाती है। कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाती है। निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। निर्यातों की अपेक्षा आयातों पर वृद्धि होती है। बहुत ही बेहतरीन सवाल इसने बनाया है। ये कह रहा है कि निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि, निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की प्रति व्यक्ति आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेतक नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर ये निर्धनता और बेरोजगारी को कम नहीं करती है तो। क्योंकि भाई अगर जीडीपी बढ़े, निरपेक्ष आय बढ़े, तो इसका मतलब है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए, और नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? संकेत अच्छे नहीं है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में दिया गया है। यह नीति आयोग द्वारा तैयार किया जाता है। सही बात है। ये दूसरा संस्करण, अभी दूसरा संस्करण आया है। यह सूचकांक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आधार पर तैयार किया गया है। तो 1 और 3 सही होगा। 1 और 3 सी विकल्प सही है। भारत के कोर सेक्टर, ये तीसरी बार ये सवाल पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है कि भारत के कोर उद्योगों का भारांश, भारत के कोर उद्योगों का जो भारांश है उसके बारे में पूछा कि आधार पर सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे ज्यादा भारांश किसका है? रिफाइनरी का भारांश सबसे ज्यादा है, तो यहां भी रिफाइनरी है। बिजली का है, बिजली का है। इस्पात का है, फिर कोयला का। सही है, तो हमारा विकल्प सही होगा, रिफाइनरी, बिजली और कोयला। 66 पे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, और इसके बारे में अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो इसे पूछ रहा है कितने युग्म सुमेलित हैं। तो ये तो अपना सुमेलित है भाई, अटल पेंशन योजना भी सुमेलित है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी। तो 3 सुमेलित है, ये हमारा सुमेलित नहीं है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्यारे बच्चों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना भी फिनांस मिनिस्ट्री के द्वारा ये प्रारंभ की गई है, वित्त मंत्रालय के द्वारा ये हमारा लाया गया है। तो इसमें 3 युग्म हमारे सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा प्रकाशित की गई है? तो देखिए, आरबीआई के द्वारा जो भी रिपोर्ट की गई है उसमें हम देखते हैं कि, एक बार पढ़ते हैं तो देखते हैं क्या है। वित्तीय समीक्षा रिपोर्ट जारी की जाती है, विदेशी मुद्रा भंडार रिपोर्ट भी जारी की जाती है, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा, द्विमासिक समीक्षा, तो सभी हैं, सभी किए जा रहे हैं। 78 देखते हैं दोस्तों। 78 में हमारा पूछा गया है पीएम स्वनिधि योजना के बारे में। पीएम स्वनिधि योजना के बारे में पूछा गया है, कह रहा है कि यह योजना आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। नहीं, यह एग्जैक्टली ये पोषित है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय वेंडरों के व्यवसायों को पुनः शुरू करने के लिए संपार्श्विक मुक्त कार्य पूंजी, ये कोरोना के समय का है। ये दोस्तों कोरोना के समय की सबसे बेहतरीन योजना है। और कोविड के समय की सबसे बेहतरीन योजना है। और इस योजना में जो स्ट्रीट वेंडर्स थे ना, उन स्ट्रीट वेंडर्स को इसके माध्यम से संपार्श्विक ऋण दिए गए थे। तो पूछ रहा है कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य है? ठीक है ना? चलिए देखिए, ये एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूं। पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई थी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना आवास शहरी कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, सत्य है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है, यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है ये। तो ये सही है और ये सही, तो केवल 2 गलत है हमारा। नेक्स्ट है गिनी गुणांक। गिनी गुणांक पर पूछ रहा है, यह किसी देश की जनसंख्या में आय वितरण की असमानता के मापन की एक विधि है। इस गुणांक का अधिकतम मान 1 के बराबर होगा। दोनों सत्य हैं। जीएसटी काउंसिल के संदर्भ में बात करनी है। यह एक संवैधानिक निकाय है, सही है। जीएसटी काउंसिल 279A काउंसिल के सदस्यों के बीच 3/4 बहुमत से लिया जाता है। उपरोक्त सब सत्य हैं इसमें। ई मार्केट प्लस योजना, ई मार्केट प्लेस मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मॉडल में 50% एफडीआई की अनुमति दी गई है। इस मॉडल में कंपनी का अपना कोई स्टॉक नहीं होता है, केवल सूचना, पैकेजिंग, डिलीवरी आदि की सुविधा प्रदान की जाती है। दोस्तों, जो ये ई मार्केटिंग के संदर्भ में ये सवाल पूछता है और ये कहता है कि जो इसमें जो है कौन सा सत्य है, तो दोस्तों इसमें जो एफडीआई की अनुमति दी गई है ये 100% एफडीआई की अनुमति है। 100% एफडीआई की अनुमति है, तो सत्य हमारा होगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वित्तीय वर्ष के संदर्भ पूछ रहा है, चीन भारत का सबसे बड़ा आयातक देश है, सच बात है। और पूछ रहा है भारत का सर्वाधिक व्यापार अधिशेष, ट्रेड सरप्लस चीन के साथ है, नहीं।
ट्रेड डिफिसिट है हमारा, चीन के साथ हमारा क्या है, ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार घाटा है हमारा। तो केवल एक सत्य है। मानव विकास सूचकांक के बारे में पूछ रहा है हमारा। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग में वर्ष 2003 के मुकाबले सुधार हुआ है, नहीं सुधार नहीं हुआ है। यह मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है, सुधार नहीं हुआ। 2020 की जो रैंकिंग थी हम लोगों की, उस रैंकिंग से हम नीचे आ गए हैं। उस रैंकिंग से दोस्तों 131 से 134वें पे आ गए हैं। तो हमारा केवल 2 सही होगा। असत्य पूछ रहा है, असत्य बड़ा, तो असत्य हमारा केवल एक है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर जारी किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, आरबीआई के उसके साथ। निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था का कौन सा तृतीयक क्षेत्र है? तो व्यापार है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, हमारा ये तृतीयक क्षेत्र का है। नेक्स्ट, एनएनपी का मतलब होता है कि जीएनपी में से हम क्या करते हैं, मूल्यह्रास को घटा देते हैं। ठीक है। भारत में सीआरआर में वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सीआरआर में वृद्धि होगी तो निवेश घट जाएगा। यह पैसे की आपूर्ति बढ़ाता है? नहीं, घटा देता है। यह पैसे की आपूर्ति को कम कर देता है। उत्तर बी। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं, आरबीआई का? साख सृजन नहीं है। यह किसका काम होता है? ये प्यारे बच्चों, ये वाणिज्यिक बैंक का होता है। ये बाकी सब काम है उनका। चुनावी वर्ष में सरकार कुछ महीनों पहले एक अल्पकालीन बजट प्रस्तुत करती है और इसको हम कहते हैं अंतरिम बजट। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का गठन 12 अप्रैल 1988 को किया गया था। प्राथमिक घाटे का मतलब होता है कि राजकोषीय घाटे में से हम क्या करेंगे, ब्याज की अदायगी को घटा देंगे। उत्तर ये हमारा होगा। एक निश्चित अवधि में कीमतों और मौद्रिक आय दोनों दोगुना हो जा रही है, और दोनों दुगना हो जाएगी तो वास्तविक आय एकदम अपरिवर्तित रहेगी। क्योंकि अगर आपकी इनकम 100 रुपए है, मूल्य 50 रुपए है, इनकम बढ़ करके 200 रुपए हो जाए, मूल्य बढ़ के 100 रुपए हो जाए, तो वास्तविक आय आपकी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब भी आप 2 खरीदते थे किलोग्राम और अभी आप 2 किलोग्राम खरीदेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पूंजी बाजार से संबंधित नहीं है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी ये है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, आईपीओ, बेसिक पॉइंट, अनुत्तरित प्रश्न पूछ रहा है कि भाई कौन सा पूंजी बाजार से संबंधित नहीं है? पूंजी बाजार का मतलब होता है कैपिटल मार्केट, और कैपिटल मार्केट में शेयरों का क्रय विक्रय किया जाता है प्यारे बच्चों। तो इसमें जो है म्यूचुअल फंड से संबंधित चीजें नहीं है। राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है, बी ऑप्शन होगा। कुल ब्याज राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से होने वाली प्राप्तियां। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल उधारों को बताता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में पूछ रहा है। ग्रामीण, शहरी और संयुक्त के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी किया। सही बात है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वस्तुओं और सेवाओं की गणना की जाती है। सच बात है। WPI में यह गणना नहीं की जाती है। उत्तर हमारा होगा 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 85 हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में देखें आप। 86 कह रहा है कि भाई अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2022-23 में स्थिर कीमतों पर सही है। इतना हमारा पर कैपिटा इनकम है 86,134 रुपए। सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों पर स्थिर कीमतों और प्रचलित कीमतों पर अनुमानित किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों को स्थिर कीमत, कांस्टेंट प्राइस और प्रचलित कीमत दोनों में हम करते हैं। सही बात है, सत्य बात है भाई, सत्य बात है। तो ये हमारा 86 नंबर का सवाल हुआ। ओके दोस्तों।